दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। देश में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी ने जताई खुशी, बोले वेल डन इंडिया। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन ड्राइव आज पूरे देश में नई नीति से लागू हुआ है। नई टीकाकरण नीति का असर भी देखने को मिल रहा है। देश भर में आज रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुई है। अभी तक देश भर में टीके की 80.96 लाख खुराक दी गई है। यह आंकड़ा शाम 7 बजे तक का है और इस साल 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के बाद से एक दिन में टीके की सबसे अधिक खुराक दी गई है। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज की रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण संख्या प्रसन्न करने वाली है। कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन हमारा सबसे मजबूत हथियार बना हुआ है। उन सभी को बधाई जिन्होंने टीका लगवाया और इतने सारे नागरिकों को वैक्सीन मिले। ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सभी अग्रिम पंक्तियों के योद्धाओं को बधाई। सीएम खट्टर का ऐलान, कहा हरियाणा में पौधे लगाने वाले 8वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को मिलेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स। जी हां, बात करें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक नई नीति की घोषणा की है। प्रदेश में 8वीं से 12वीं तक कक्षा के उन छात्रों को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे जो पौधे लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। उन्होंने कहा कि अंतिम परीक्षा में कुछ अतिरिक्त अंक का यह प्रावधान राज्य के स्कूली शिक्षा बोर्ड के तहत आने वाले स्कूल के छात्रों के लिए होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रावधान के प्रारूप पर जल्द ही काम किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उन्होंने पंचकुला जिले में मोरनी पहाड़ियों में स्थित नेचर कैंप थापली और प्राकृतिक रास्तों के मनोरम दृश्य के बीच एक पंचकर्म स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये घोषणा की। खट्टर ने पंचकुला जिले के मोरनी पहाड़ी क्षेत्र में गर्म हवा के गुब्बारे, पैराग्लाइडिंग और पानी पर चलने वाले स्कूटर सहित रोमांचक खेलों में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी क्षेत्रों के युवाओं को पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इन गतिविधियों के संचालन के लिए एक क्लब बनाया जाएगा। क्लब का नाम महान खिलाड़ी मिखा सिंह के नाम पर रखा जाएगा, जिनका शुक्रवार को यहां कोविड-19 संबंधित जटिलताओं के कारण निधन हो गया। खट्टर ने कहा कि इसका नाम फ्लाइंग सिख दिवंगत मिखा सिंह के नाम पर रखा जाएगा। पंजाब के पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप आम आदमी पार्टी में शामिल। केजरीवाल ने बताया कौन होगा सीएम कैंडिडेट। जी हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार की पंजाब में जारी सियासी गहमागर्मी के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अमृतसर पहुंचे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में ही पंजाब के पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। अमृतसर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बात का खुलासा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा। पंजाब के पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुंवर विजय प्रताप कोई राजनेता नहीं है और न ही इनके दादा परदादा जी नेता थे और मैं और भगवंत मान भी नेता नहीं हूँ। हमारी नेताओं की पार्टी नहीं है, हम राजनीति करने नहीं आए हैं। कुंवर विजय प्रताप को आम आदमी पार्टी का पुलिस वाला कहा जाता था। हम सभी ये देश की सेवा करने के लिए हैं और इसी भावना के साथ आज कुंवर विजय प्रताप आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। और दोस्तों मैं बता दें, बिहार लॉकडाउन में 23 जून से मिलेगी बिहार में ज्यादा छूट। जाने क्या है गाइडलाइंस। जी हम बात करें कि बिहार सरकार ने लॉकडाउन में छूट देते हुए अनलॉक 6 लागू कर दिया है। ये फेज 23 जून से 6 जुलाई तक लागू रहेगा। हालांकि प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है और इसी को देखते हुए नीतीश सरकार ने कई प्रतिबंधों में रियायत देने को लेकर सोमवार को आपदा प्रबंधन समूह की महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और कई छूट के साथ साथ कई प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाया गया है। बैठक के बाद जो निर्णय लिए गए हैं उसकी जानकारी सीएम नीतीश ने ट्वीट कर जानकारी दी है। सीएम नीतीश ने कहा कि अभी भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दुकानें
शाम 7 बजे तक खुलेंगी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। पार्क और उद्यान सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुले रहेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। 23 जून से 6 जुलाई तक सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ काम करेंगे। दुकानें 7 बजे संध्या तक खुलेंगी। रात्रि कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। पार्क एवं उद्यान 6 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक खुलेंगे। अभी भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में आयुर्वेद के डॉक्टरों को इमरजेंसी में एलोपैथिक दवा लिखने की मंजूरी, विरोध में उतरी आईएमए। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुर्वेद डॉक्टरों को इमरजेंसी में एलोपैथिक दवा लिखने का अधिकार देने के फैसले को एलोपैथिक चिकित्सकों के शीर्ष निकाय भारतीय चिकित्सा परिषद आईएमए ने अवैध बताया है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने आयुर्वेद चिकित्सकों को बड़ी सौगात देते हुए उन्हें आपातकालीन स्थिति में एलोपैथिक दवा लिखने के अधिकार को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी इस फैसले को अपनी मोहर लगा दी है। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत ने इस मौके पर कहा है कि आयुर्वेद डॉक्टर लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। आयुर्वेद चिकित्सक लंबे समय से पूछ रहे थे कि क्या उन्हें हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों की तरह एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति मिल सकती है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने आपातकालीन स्थितियों में एलोपैथिक दवाओं को निर्धारित करने की उनकी आयुर्वेद डॉक्टरों की मांग को मंजूरी दे दी है। हमें उम्मीद है कि इस फैसले से राज्य के दूरदराज के इलाकों में हजारों लोगों की काफी मदद मिलेगी, क्योंकि वहां शायद ही कोई एलोपैथिक डॉक्टर हैं। दिलचस्प बात यह है कि राज्य सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया जब दोनों धाराओं एलोपैथिक और आयुर्वेद के विशेषज्ञ इस बहस में उलझे हुए हैं कि क्या एलोपैथिक आयुर्वेद से बेहतर है। और दोस्तों, मैं अगली खबर बता दें कि भारत का अपना देशी 5G नेटवर्क टाटा के साथ मिलकर एयरटेल ने की खास तैयारी। जी हम बात करें कि 5G नेटवर्क को लेकर एक अच्छी खबर आई है। भारत के पास अपना देशी 5G नेटवर्क होगा। भारत के लिए 5G नेटवर्क सॉल्यूशन देश में ही बनेगा। इसके लिए देश की अग्रणी IT कंपनी TCS और मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एयरटेल ने हाथ मिलाया। भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप ने आज इसकी घोषणा करते हुए कहा कि देश के पास अपना मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क होगा, यानी अब देसी 5G नेटवर्क होगा। माना जा रहा है कि यह तकनीक 2022 से कमर्शियल इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो जाएगी। जनवरी 2022 से एयरटेल इसका इस्तेमाल अपने 5G प्लान के लिए करेगा। इस मेड इन इंडिया 5G प्रोडक्ट और सॉल्यूशन को ग्लोबल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। वहीं भारत सरकार की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा रहा है। पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया था। एयरटेल इंडिया के MD गोपाल विट्टल ने कहा कि भारत का अपना 5G नेटवर्क बनाने के लिए हमने टाटा समूह के साथ हाथ मिलाए हैं। इससे भारत का इनोवेशन और बड़े मैन्युफैक्चरर के तौर पर उभरेगा। इस देशी 5G नेटवर्क की मदद से एयरटेल एक बार फिर से खुद को साबित करने की कोशिश करेगा। वहीं इसकी मदद से भारत के लिए निर्यात के अवसर भी खुलेंगे। इस तकनीक से करें अब धान की खेती, सरकार देगी 12,500 रुपए तक की आर्थिक मदद। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में धान की बुआई शुरू हो चुकी है। ज्यादातर जगहों पर इसकी पौधे लगाने के 21 से 22 दिन बाद रोपाई हो रही है, लेकिन इसकी एक और विधि सीधी बुआई की भी है। इसके लिए सरकार आर्थिक मदद भी कर रही है और प्रमुख धान उत्पादक राज्य हरियाणा में DSR तकनीक को प्रमोट कर रही है। इसके लिए अगर कोई किसान अपने खेत में DSR तकनीक का प्रदर्शन करेगा तो उसे 5,000 से लेकर 12,500 रुपए तक की मदद मिल सकती है। दरअसल इस तकनीक से धान की खेती करने पर पानी, पैसा और समय की बचत होगी और हरियाणा जल संकट से जूझ रहा है। ऐसे में वो धान की खेती के इस तरीके को प्रमोट करना चाहती है। सरकार ने 20,000 एकड़ में ऐसी खेती का प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। प्रति 1 एकड़ खेत प्रदर्शन पर 5,000 रुपए मिलेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि रोपाई की बजाय यदि किसान सीधी बिजाई करे तो इसका फायदा अधिक मिलेगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
अब इन दो सरकारी बैंकों का निजीकरण, जाने क्या होगा बैंक खाता धारकों पर असर। जी हां, बात कर रहे हैं कि बैंकों के निजीकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ा लिया गया है। दो और सरकारी बैंकों का निजीकरण करने का फैसला किया गया है, जिसके लिए बैंकों के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का निजीकरण किया जाएगा। इन दोनों बैंकों में सरकार अपनी 51% जिम्मेदारी बेच सकती है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। और दोस्तों अगली खबर बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की अब बल्ले बल्ले खाते में आएंगे 2 लाख से अधिक रकम। जानिए क्या होगा 26 जून को अहम फैसला। जी हम बात करें कि देश भर के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के ऐलान का इंतजार है। 26 जून को इस पर अहम बैठक होने वाली है। केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को लेकर बैठक करेगी, जिसमें नेशनल काउंसिल ऑफ JCM, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधिकारी के अलावा वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। इस अहम बैठक में महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान पर फैसला लिया जा सकता है और इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को बकाया DA का मोटा भुगतान होगा। और वहीं फिल्म फ्लॉप होने पर जैकी श्रॉफ ने मजबूरी में बेचा था जो घर, बेटे टाइगर ने उसी घर को खरीदने का किया वादा। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड में कोई कभी हिट तो कभी फ्लॉप हो जाता है। फैंस कभी अपने चाहते स्टार को सिर आंखों पर बिठा लेते हैं तो कभी उनसे मुंह फेर लेते हैं। एक वक्त था जब सुपरस्टार जैकी श्रॉफ को भी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। हालात ऐसे हो गए थे कि उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा था, जिस घर को उन्हें मजबूरी में बेचना पड़ा। आज उनका बेटा उसी घर को खरीदने की तैयारी कर रहा है। बात खुद जैकी श्रॉफ ने अपने इंटरव्यू में कही है। साल 2003 में आई मल्टी स्टार फिल्म बूम बुरी तरह से पिट गई और इस फिल्म के प्रोड्यूसर जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन जैकी श्रॉफ के साथ जीनत अमान और कैटरीना कैफ लीड रोल में थी। फिल्म रिलीज होने के बाद बुरी तरह फ्लॉप हो गई और इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद जैकी श्रॉफ की मुश्किलें बढ़ गई। उन्हें दिवालिया स्थिति से गुजरना पड़ा। उस वक्त मजबूरी में जैकी श्रॉफ को अपना घर बेचना पड़ा था। फिल्म के पिटने के बाद उनका सारा पैसा डूब गया। घर बेचने के बाद उन्हें परिवार के साथ बड़े घर से छोटे घर में शिफ्ट होना पड़ा। और जब जैकी दादा बुरे वक्त से गुजर रहे थे तो उनके बेटे टाइगर श्रॉफ काफी छोटे थे, लेकिन टाइगर अपने पिता के उस गम को समझ चुके थे। उन्होंने अपने पिता से उसी घर को दोबारा खरीदने का वादा किया, जिसे सालों पहले जैकी श्रॉफ को मजबूरी में बेचना पड़ा था। कई सालों के बाद उन्होंने अपने जिंदगी से जुड़े कई पहलुओं पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अब वो पहले से ही बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि टाइगर ने उनसे कहा है कि वो घर दोबारा खरीदेंगे। हालांकि टाइगर श्रॉफ की मां आयशा श्रॉफ उस घर को दोबारा खरीदने के फेवर में नहीं है। वो अपने बुरे वक्त से जुड़ी हर चीज से दूर रहना चाहती हैं, लेकिन टाइगर ने अपने पिता से वादा किया है कि वो एक दिन उसी घर को खरीदेंगे। और दोस्तों एक बड़ी खबर जिसमें RBI ने इन 3 बैंकों पर लगाया 23 लाख रुपए का जुर्माना। जाने क्या है वजह, क्या होगा खाता धारकों पर असर। जी आपको बता दें केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 सहकारी बैंकों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। RBI ने 3 सहकारी बैंकों मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इंदापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड बैंक पर बैंकिंग अधिनियमों के अनदेखी करने के बाद 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। RBI ने पेनल्टी लगाने से पहले तीनों बैंकों को नोटिस भी जारी किया। बैंकों पर लगा इस जुर्माने का असर उनके खाता धारकों पर नहीं होगा। ऐसे में इन तीनों बैंकों के ग्राहकों को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों अगली खबर है जो कि ट्रेन में सफर करते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। जी आपको बता दें कि रेलवे ने पकड़ी रफ्तार। आज से शुरू हुई 50 स्पेशल ट्रेनें। जाने क्या है पूरी लिस्ट। जी हम बात कर रहे हैं कि ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर होने के साथ ही रेलवे ने रफ्तार पकड़ ली है। रेलवे ने एक बार फिर से स्पेशल ट्रेनों को पटरी पर उतारने का फैसला कर लिया है। आज से रेलवे ने 50 स्पेशल ट्रेनों को फिर से पटरी पर उतारा है। 21 जून से शताब्दी समेत रेलवे ने
50 स्पेशल ट्रेनों को फिर से चलाने का फैसला किया। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसे देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी है। जी आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने 21 जून से 50 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है और वहीं 25 जून से कई रूट्स पर समय स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। 25 जून से गोरखपुर से महाराष्ट्र के बांद्रा टर्मिनल तक ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। यात्रियों की असुविधा न हो, इसका ध्यान रखते हुए रेलवे ने सफर को आसान करने के लिए इन ट्रेनों का पटरी पर उतारा है और वहीं कई ट्रेनों के फेरों की संख्या बढ़ा दी है, तो कई ट्रेनों के रूट्स में बदलाव किया गया है। और दोस्तों अब जान लेते हैं देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 1800 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है और वहीं चांदी की कीमत में 200 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 67,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि यूपी बिहार में बारिश के आसार, जाने दिल्ली सहित अन्य राज्यों में मौसम के क्या है हाल। जी हम बात कर रहे हैं कि दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे भागों पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जबकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास के हिस्सों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। मौसम विभाग ने कहा कि कम दबाव के क्षेत्र के चलते बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। इस दौरान इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज आंधी चलने की भी संभावना है और उधर उत्तराखंड में मानसून की जबरदस्त बारिश हो रही है, जिससे नदियां उफान पर होने के साथ कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। और वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों को मानसून के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति धीमी रहने की संभावना है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, पंजाब में उमस वाली गर्मी होगी, जबकि इस सप्ताह के आखिर में यानी शनिवार से मौसम में सुधार होने और बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एक पूर्व पश्चिम ट्रफ के देखा उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रही है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। नतीजतन इस अवधि में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में व्यापक रूप से व्यापक बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। बुधवार को असम और मेघालय के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने सोमवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।